वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शिरकत। मुल्की मईशत और अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। पूरी कौम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहिद है। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा, सलामती कमेटी का अज़्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कल ही कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने महफूज फैसला सुनाया। एक तरफ 2 करोड़ सैलाब ज़दगान को फौरी इमदाद की जरूरत, दूसरी जानिब दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन से ज्यादा इमरान खान की सियासत अहम है। लोग अब इनकी तर्ज सियासत से तंग आ चुके हैं। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान का ट्वीट। तोशाखाना चोर ने अपने दौरे हुकूमत में बड़के मारने के सिवा कोई काम नहीं किया। 4 साल अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों को इल्तवा का शिकार किया गया। इमरान खान मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम चाहता है। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 100 साल थी। अनजहानी हीराबा की आखिरी रसूमात गांधी नगर में अदा कर दी गईं। दुनिया में अपनी मां को खोने से बड़ा कोई दुख नहीं होता। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का नरेंद्र मोदी की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची टेस्ट ड्रॉ हो गया। आखिरी रोज पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 311 रन 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। 138 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड ने 1 विकेट पर 61 रन बनाए। डबल सेंचुरी बनाने वाले केन विलियमसन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। दूसरा टेस्ट 2 जनवरी से कराची में शुरू होगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और ब्राजील के लेजेंड फुटबॉलर पेले 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। कैंसर के आर्जे में मुब्तला पेले 3 फुटबॉल वर्ल्ड कप्स की फातिह टीमों का हिस्सा रहने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं। 1957 से 1971 तक 92 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में ब्राजील की नुमाइंदगी करते हुए 77 गोल किए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम न्यूज़ शॉट 6 में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताएं, कौमी सलामती कमेटी ने इस अज़्म का इजहार किया है कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहिद है। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास की तफसील मज़हर अब्बास से जानिए। कौमी सिक्योरिटी कमेटी के अहम इजलास में वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में मुल्की मईशत और अमन मान के हवाले से तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने मुल्क की माशी सूरत हाल और चैलेंजेस से आगाह किया और इस ज़मन में हुकूमत की तरफ से इख्तियार की गई माशी हिकमत अमली और इक़दामात के बारे में शुरका को ब्रीफिंग दी। इंटेलिजेंस इदारों ने मुल्क में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और दहशतगर्दी की हालिया लहर से मुतालिक अवामिल और इनके सद्देबाब के इक़दामात से इजलास को आगाह किया। खारजा अमूर की वज़ीर मुमलिकत हिना रवानी खर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास को ब्रीफिंग दी और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से होने वाले राब्तों से आगाह किया। इजलास ने 2 टोक राय का इजहार किया कि पाकिस्तान के कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और न ही किसी को भी कौमी सलामती की कलीदी तस्वुर को नुकसान पहुँचाने की इजाजत देंगे। मुल्क की बका, सलामती और तरक्की के बुनियादी मफादात का निहायत जुरतमंदी और बहादुरी से, मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा।
इजलास ने दहशत गर्दी के खिलाफ शोधा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और शोधा के दर्जात की बुलंदी के लिए इज्तमाई दुआ की गई। इजलास में इस अज़्म का इजहार किया गया कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयाने पर मुत्तहिद है और दहशतगर्द अनासिर से पूरी कुव्वत से निपटा जाएगा। कौमी सिक्योरिटी कमेटी का इजलास पीर को भी होगा, जिसमें तजावीज़ की रोशनी में मजीद फैसले किए जाएंगे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में आइंदा माह जिनेवा में होने वाली रेज़िलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर आज़म को कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरा अमरीका के हवाले से भी आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाब मुलतवी कराने के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर करते हुए शेड्यूल के मुताबिक इंतखाब कराने का हुक्म जारी किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाने के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से अब तक होने वाले अखराजात की तफसील और तहरीरी जवाब अदालत में जमा कराया गया। मज़ीद तफसील मालूम करते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल शेख से। बिलाल, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जो है इस अहम केस की समाअत की है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से ये सदा की गई थी कि 31 दिसंबर को इंतखाबात मुलतवी कराने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। इस हवाले से जिस तरह इलेक्शन कमीशन और वफाक की जानिब से पैरावाइज अदालत ने आज कमेंट्स तलब किए गए थे और इस हवाले से तफसीलात अदालत में तहरीरी तौर पर पेश की गई। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन का इंतखाब के शेड्यूल के हवाले से उन्होंने बताया कि आज इस्लामाबाद में एक अहम इजलास हो रहा है वज़ारत दाखिला के साथ, जिसमें इसके हतमी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। जबकि उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन और वज़ारत कानून जो है वो 4 महीने में बल्दियाती इंतखाब कराने पर इत्तफाक है उनके दरमियान। और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डीजी पेश हुए उन्होंने बताया कि इस हवाले से इस्लामाबाद में एक इजलास वज़ारत दाखिला के साथ भी हो रहा है। तमाम बात भी उन्होंने अदालत को बताया कि हम 7 से 8 दिनों में जो है इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाब जो है वो अगर जल्द भी कराना चाहें तो हमें कम से कम 7 या 8 दिन इसके लिए दरकार होंगे। अदालत ने जो एक सफ़े का जो मुख्तसर अपना जो फैसला जो हुक्म जारी किया है उसमें अदालत ने इलेक्शन कमीशन का जो 27 दिसंबर का जो फैसला था, जिसमें अदालत ने ये कहा था कि 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाब कराए जाएं, उसको जो मुलतवी किए थे करवाने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, अदालत ने उसको कलअदम करार दे दी है। उसके अलावा अदालत ने वज़ारत दाखिला का जो 19 दिसंबर का नोटिफिकेशन था, जिसके मुताबिक 101 से बढ़ाकर 125 इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल की तादाद की गई थी, वो भी कलअदम करार दे दी है। और अदालत ने हुक्म दिया है कि इस्लामाबाद में जो पुराना शेड्यूल है, जिसके तहत 101 यूनियन काउंसिल्स में इंतखाबात कराए जाने थे बल्दियाती, उसी के मुताबिक कल जो शेड्यूल है जिसके मुताबिक इलेक्शन होने थे, अदालत ने कहा है कि कल ही इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं और ये इंतखाबात जो हैं 101 यूनियन काउंसिल का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक करवाए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल शेख, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब आपको बताएंगे कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा और 100 इंडेक्स 673 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 40,420 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 28 करोड़ 43 लाख से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 7 अरब 95 करोड़ 66 लाख रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 220 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 112 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 16 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा और 100 इंडेक्स 663 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 40,420 पर बंद हुआ। और काशिफ, हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है स्टॉक मार्केट के अंदर वो जारी है और एक मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। अभी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है और 100 इंडेक्स जो है उसमें भी 673 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो 28 करोड़ 43 लाख से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ है और इनकी मालियत 7 अरब 95 करोड़ 66 लाख रुपए से भी ज्यादा है। ठीक है, इसी पर बात करने के लिए मलिक शाहिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी।
शाह साहब फरमाएगा, हुकूमत का कहना है कि माशी बेहतरी के लिए कारोबारी तबके की तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे, जबकि ऐसे में आप कारोबारी तबके के नुमाइंदे की हैसियत से क्या तजावीज़ देना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। असल में अब हम उस तबाही के धाने पे पहुंच चुके हैं कि जैसे कि मैं आपके प्रोग्राम्स में और दूसरे चैनल पे भी एक बात कहता होता हूँ कि दो तरह की रेमेडीज हैं, दो तरह के तरीके हैं, एक शॉर्ट टर्म प्लान और एक लॉन्ग टर्म प्लान। अब इस वक्त जो गवर्नमेंट को फौरन एक चीज करनी है वो है हमारा एक्सचेंज डॉलर रेट जो है अपने रुपए की कदर में उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि अगर डॉलर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ ये नहीं कि हमारी इंपोर्ट्स मुतासर हो रही हैं, उसकी वजह से हमारा जो रॉ मटेरियल हमारी इंडस्ट्रीज का बहुत सी सारी चीजों का जो बनती हैं और बाद में एक्सपोर्ट होती हैं वो भी लोगों को लागत बहुत महंगी पड़ रही है। आपकी जो बिजली बनती है वो भी चूंकि तेल की कॉस्ट महंगी है, फ्यूल ईंधन की कॉस्ट महंगी है डॉलर की वजह से, तो उसकी वजह से भी बिजली महंगी है, और बिजली महंगी है तो फिर आगे से इंडस्ट्री को भी जो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत महंगी पड़ रही है। तो सरे दस्त तो हुकूमत को वॉर फुटिंग पे हंगामी बुनियादों पे जो चीज़ करनी है वो डॉलर के रेट को कंट्रोल करना है और उसको नीचे लेके आना है। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब इंटर बैंक का और ओपन मार्केट का डॉलर का इतना फर्क आ गया है कि उसकी वजह से स्मगलिंग बहुत तरवीज पा रही है और जो हुंडी का कारोबार है फिर वो बहुत ज्यादा प्रमोट होना शुरू हो गया। आप देखें कि पिछले 2-3 सालों में और पिछले 2 सालों में खास तौर पे ये हुआ था कि हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई थी, क्योंकि इंटर बैंक और ओपन मार्केट का रेट का बहुत कम सा फर्क होता था और लोग मुहब्बुल वतनी के बुनियाद पे ऑफिशियली यहाँ पे डॉलर भेजते थे। लेकिन अब ओपन मार्केट का इतना फर्क आ गया कि अब आप देखें, आज मैं सुबह ही रिपोर्ट पढ़ रहा था जो मौजूदा हुकूमत ने जारी की है कि हमारी तकरीबन 9.5% रेमिटेंसेस गिर गई हैं। तो ये इस चीज का अलमिया है कि जब रेमिटेंसेस गिर गई हैं तो डॉलर भी नहीं आ रहा, और वैसे भी हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं होनी तो डॉलर नहीं आ रहा। तो जो डॉलर का हमारे पास उठाया जा रहा है मार्केट से, बैरून मुल्क स्मगल किया जा रहा है, जिन जो तरीके भी हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, और जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं उनको तो बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो ये चीज करनी होगी। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब को चाहिए और कॉमर्स मिनिस्टर को चाहिए कि लोगों को बुलाएं बिठाएं कि ठीक है जो होना था वो हो गया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी हम मिल बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मतलब आप स्टेक होल्डर्स को अगर ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही। इसलिए जी स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। अच्छा शाहिद साहब ये फरमाइएगा कि जब भी हम मैशत की बात करते हैं तो यकीनन उसमें स्टॉक मार्केट का एक कलीदी किरदार है, बुनियादी हैसियत रखती है स्टॉक मार्केट। लेकिन अगर कुछ अरसे की हम सूरत हाल पर देखें और जो सूरत हाल है स्टॉक मार्केट की उस पर हम गौर करें तो हम ये देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कभी स्टॉक मार्केट में एकदम से हम जो है वो उतार देख रहे हैं, फिर एकदम से उसमें जो है वो तेज़ी सामने आ रही होती है। वजूहात क्या हैं इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव की, और फिर इसको मुस्तहकम किस तरीके से किया जाए, क्योंकि अगर ये उतार चढ़ाव यूं ही बरकरार रहता है तो यकीनन ये मईशत के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। देखें जी, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसका उतार चढ़ाव जो होता है सीधा वो उतार चढ़ाव लिंक्ड है आपकी सियासी गैर इस्तेकामी पोजीशन से जी। आप पॉलिटिकली स्टेबल होते हैं तो आपकी स्टॉक मार्केट भी स्टेबल होती है और बाकी सारी चीज़ें स्मूथ चल रही होती हैं। जो कुछ पिछले अप्रैल से लेके अब तक पिछले 8 माह में जो कुछ हमारा पॉलिटिकल हो रहा है वही चीज़ हमारी उसको रिफ्लेक्ट, उसका इंडिया जो है उसकी रिफ्लेक्शन इमेज जो आ रहा है वो आपकी स्टॉक एक्सचेंज में आ रहा है कि किसी दिन बेहतर हो जाती है, फिर एक हफ्ता डाउन हो जाती है, फिर माइनस में चली जाती है। उसकी वजह ये है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। आपका जो शेयर का कारोबार हो रहा होता है, जो इन्वेस्टर होता है, जो लोग शेयर का काम कर रहे होते हैं, यकीनन वो एक पैसे का लेन देन होता है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल के आज अगर 68 करोड़ डॉलर्स पे उनका शेयर पे काम हुए तो वो शेयर का काम इसी तरह ही है कि वो थोड़ा सा लोगों ने बेहतर महसूस की, थोड़ी सी बेहतरी महसूस की तो वो आज थोड़ी सी ऊपर चली गई। लेकिन खुदा ना खासा अगले हफ्ते फिर अगर कोई जरा सी चीज़ होती है, कोई सियासी खबर आ जाती है कि फलां असेंबली टूट रही है, फलां लॉन्ग मार्च हो रहा है, फलां धरना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुल्क दिवाली, इवन जो र्यूमर्स स्पेकुलेशंस होती हैं उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो मेन जो चीज़ है जी कि वो इससे काम है, अगर आपका पॉलिटिकल इससे काम होगा,
اللہ نہ کرے اب ہلکا پھلکا جو آپ کی ٹیررزم کی دہشت گردی کی دوبارہ لہر نظر آ رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت غیر استحکام ہوگا اور اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی کہ وہ یہ اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ اور آپ کی معیشت ڈائریکٹ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی پولیٹیکل پوزیشن سے اور لا اینڈ آرڈر سے. جی اس میں استحکام ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ کی اسٹاک ایکسچینج بھی بہتر ہوگی، اس میں بھی استحکام آ جائے گا. جی صحیح. شاہد صاحب، جب بھی ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو امپورٹ بلز کا تذکرہ آتا ہے کہ امپورٹ بل کم ہونے چاہیے. جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے تذکرہ بھی کیا کہ تیل اور گیس کا جو امپورٹ بل ہے وہ معیشت پر بہت بڑا بوجھ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اعلان بھی کیا کہ اپریل سے وفاقی سرکاری اداروں کی شمسی توانائی پر منتقلی ہونی چاہیے اور نجی شعبوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. اس ضمن کی بات کی جائے تو کاروباری طبقہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ کی کچھ تجاویز ہیں تو وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے. لیکن جی کاروباری طبقے نے تو آلریڈی ہم لوگوں نے ملک کا امپورٹ بل کم لانے کے لیے جو دوسرے ذرائع ہیں انرجی کے، اس پہ توجہ دینا شروع کر دی ہے. اب ہمارا جو کاروباری برادری ہے وہ یہی کرنے پہ تیار ہے اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے سیشنز کروانے پہ تیار ہے، لوگوں کو اویئرنیس ہم دینے پہ تیار ہیں کہ آپ لوگ اسٹیٹ بینک کا، میں نے اس لیے نام لیا، اور اسٹیٹ بینک کا کوئی انرجی سے تعلق نہیں ہے، کہ اسٹیٹ بینک شیڈیول بینکوں کو جس طرح ہم گاڑیوں کے لیے لون دیتے ہیں، گھر بنانے کے لیے لون دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ کاروباری برادری کو اپنی انڈسٹری کے لیے، اپنے کاروبار کی جگہ کے لیے بھی لون دیں کہ وہ وہاں پہ سولر لگائیں اور دوسرے جو انرجی کے ذریعے ہیں اس کو لے کر آئے. اب ظاہری بات ہے اگر ایک چھوٹا ایس ایم ایز کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے پاس اگر 15 لاکھ یا 20 لاکھ روپے نہیں ہوگا سولر پلانٹ لگانے کے لیے، تو اسٹیٹ بینک دوسرے بینکوں کے ساتھ کوئی ایک پالیسی لے کے بہت ہی آسان طریقے کا وہ قرضہ ہو اور جس میں انٹرسٹ بالکل نہ ہو، انٹرسٹ فری ہو، اور کچھ سال 2 سال کا وہ قرضہ ہو جس میں کہ وہ سولر پینل لگائیں اور اس طریقے سے آگے چلے. تو وہ ظاہری بات ہے پھر ہمارا امپورٹ بل کم ہو جائے گا، کیونکہ بجلی ہم نہیں استعمال کریں گے، بجلی استعمال نہیں کریں گے کیونکہ مطلب بجلی کم استعمال ہوگی، کیونکہ ہماری آئل پہ بچے گا، آئل بچے گا تو امپورٹ بل خود ہی نیچے آئے گا. اسی طرح گیس بھی نہیں چاہیے ہوگی. صحیح، بہت شکریہ. ملک شاہد سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق صدر ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے، اور تفصیل سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں پالیسیز ہماری مزید بہتر چل رہی ہیں، حکومت اس حوالے سے کاوش کر رہی ہے کہ کس طرح سے ملک کو بہتر معیشت کی طرف گامزن کیا جا سکتا ہے. بالکل جی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے وہ توانائی کے حوالے سے بھی درپیش رہتا ہے. اس کو حل کرنے کے لیے بھی حکومت اپنی کاوشیں اور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. ملک میں بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تھرکول بلاک 2 میں 330 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا تھل نوا پاور پروجیکٹ سے بجلی کی پیداوار کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور تھرکول کا یہ منصوبہ سی پیک کے تحت جاری ہے. وزیر مملکت ڈاکٹر مہیش ملانی نے پاور پروجیکٹ کا افتتاح کیا اور تھر کے مقامی کوئلے سے بجلی کی پیداوار سے درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہوگا. تھل نوا پاور پروجیکٹ بنیادی طور پر پاک چائنا اقتصادی راہداری سی پیک کا حصہ ہے، جس سے نیشنل گریڈ میں سستی بجلی شامل ہوگی. 330 میگا واٹ اضافی بجلی کے ساتھ تھر کے کوئلے سے بجلی کی پیداوار تقریباً 3000 میگا واٹ ہو گئی ہے، اور تھر کے ذخائر سے کئی سال تک سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. اس موقع پر پلانٹ کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی گئی، اور تھر کول کے مختلف منصوبے بجلی کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جس سے نہ صرف روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوئے ہیں بلکہ بجلی کی ملک میں ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکے گا. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. جھوٹ اتنا برا ہے، یہ ایک اتنی بری عادت ہے کہ اسے اسلام میں، دین اسلام نے گناہ کبیرہ کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے جو ناپسندیدہ عمل لگتا تھا وہ جھوٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین کو، دماغ کو اس طریقے سے تشکیل کیا ہے کہ وہ جھوٹ کو یاد نہیں رکھ پاتا، وہ سچ کو رجسٹر کر لیتا ہے. اگر 7-8 میں لیڈنگ ڈرامے جو اس وقت پاکستان میں مشہور ہیں مختلف چینلز کے، وہ لونا کسی ایک سنگل ڈرامے کا موضوع سچائی پر نہیں ہے. قابض بھارتی افواج نے جموں میں مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو فرضی جھڑپ میں شہید کر دیا ہے. کشمیری نوجوانوں کو فرضی جھڑپوں میں شہید کرنا قابض بھارتی افواج کا معمول ہے. قابض بھارتی فوجی انعامات اور ترقیوں کے لیے کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کر رہے ہیں.
आलमी बरादरी को मकबूजा जम्मू कश्मीर में जाली मुकाबलों में नौजवानों को शहीद किए जाने के बढ़ते हुए वाकयात का नोटिस लेना चाहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन को ये पैगाम दे रही है कि उनसे ज्यादा इमरान खान की सियासत अहम है। अपने एक ट्वीट में शहरी रहमान ने कहा कि अभी भी 2 करोड़ सैलाब ज़दगान को फौरी इमदाद की जरूरत है, जबकि दूसरी जानिब दहशतगर्दी के वाकयात में भी इजाफा हो रहा है। पीटीआई को इनके सैलाब ज़दगान और बढ़ती हुई दहशतगर्दी से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने कहा कि तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद पाकिस्तान तहरीक एहतजाज एक बार फिर मुजाहिरे करने जा रही है। शहरी रहमान ने कहा कि लोग अब इनकी तर्ज सियासत से तंग आ चुके हैं। इनकी सियासत का महवर मुल्क और अवाम नहीं, इमरान खान का ज़ाती मफाद है। वज़ीर ममलुकत तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब अराकीन सूबाई असम्बली की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। परवेज़ इलाही के पास मेंबर्स की तादाद पूरी नहीं, इसलिए वो एतमाद का वोट नहीं ले रहे। लाहौर में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात में उन्होंने मुल्की सियासी सूरत हाल, सैलाब मुतासरीन की बहाली और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद को सराहते हुए कहा कि इत्तेहादी हुकूमत मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने की भरपूर कोशिशें कर रही है। और नाज़रीन, साल 2022 अपनी रानाइयों और हंगामा खेजियों के साथ बहुत सी दास्तानें भी अपने साथ लिए जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और अपनी नौइयत का पहला वाक़या यानी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी भी इसी साल तारीख का हिस्सा बना। पार्लिमानी तारीख के इस वाक़े की तफसील बयान कर रहे हैं नमूद मुस्लिम। रियासत के क़याम से 2022 तक पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में जो कभी ना हो सका था वो हुआ। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी वजीर आजम को ऐसी अदम एतमाद तहरीक का सामना करना पड़ा कि वो न सिर्फ अपने इक़्तिदार से हाथ धो बैठा बल्कि तारीख में पहला अदम एतमाद का शिकार होने वाला वजीर आजम कहलवाया। आईन पाकिस्तान जहाँ तमाम अदारों की हदूद तयन करता है, वहीं पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली भी वाज़ेह अंदाज में बताता है। आईनी और जमहूरी अंदाज में असम्बलियों की मौजूदगी में इक़्तिदार से महरूम किए जाने का ये पहला वाक़या यकीनी तौर पर जहाँ आइन और कानून की बालादस्ती की तरफ इशारा है, वहीं जमहूरी बालिदगी और नमू का वाज़ेह सबूत भी है। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा नशिस्तें तो हासिल कर ली, मगर हुकूमत साजी के लिए इसे मजीद जमातों और आजाद उम्मीदवारों की जरूरत थी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ सियासी जदोजहद पार्लिमान और पार्लिमान से बाहर जारी रखी। फिर आइन के आर्टिकल 91A2 के तहत 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। 25 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक पर बुलाया जाने वाला इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 28 मार्च तक मुलतवी कर दिया। 28 मार्च को होने वाले इजलास में तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाजत ली गई। 161 अरकान ने तहरीक के हक में वोट दिया, जिसके बाद इजलास 31 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। 31 मार्च को तहरीक पर वोटिंग होना थी, मगर इजलास आइन में लिखे आखिरी रोज तक के लिए मुलतवी किया गया। तहरीक के हक और मुखालफत में खूब बात हुई, मगर हैरानगी की बात यह थी कि जिसके खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक जमा हुई वो वज़ीर आज़म एक दिन भी ऐवान में नहीं आया। 3 अप्रैल को तहरीक पर अमल दरामद होना था, मगर रात गए डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने तहरीक पर अपनी रूलिंग सुनाकर उसे मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रूलिंग को आइन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया, जबकि इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर को असम्बलियां तोड़ने की समरी भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 9 अप्रैल सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला कौमी असम्बली का इजलास 4 बार मुअत्तल किया गया और हिज़्बी इख्तिलाफ के बार इसरार के बावजूद रात 11 बजे तक अदम एतमाद की करारदाद पर कार्रवाई का आगाज न हो सका। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर आइनी हवाले से दबाव बढ़ता गया, वो आइन के आर्टिकल 91 पर अमल दरामद करें, मगर वो ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने तहरीक पर वोटिंग के बजाय अपने ओहदे से मुस्तफी होने का फैसला किया। 10 अप्रैल रात 12:02 पर पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक पर
वोटिंग सदनशीन अयाज सादिक ने करवाई और मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा किसी वज़ीर आज़म को अदम एतमाद का सामना करना पड़ा, जहां इनके हक में एक भी वोट डालने वाला नहीं था, क्योंकि हुकूमती अरकान असेंबली से इस्तीफे का कहकर चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सारे अमल में सियासी बहरान का केस जल्दी निपटाया और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया। पार्लियामान ने नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कर लिया। पाकिस्तान में इससे कब 2 मरतबा अदम एतमाद की तहरीकें पेश हुई थी, जिन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा था, जबकि एक मरतबा सदर के खिलाफ मुआवजा करने का इत्तेहादी जमातों ने फैसला किया था, मगर सदर ने मुआवजे का सामना करने के बजाय इस्तीफा दे दिया था। मगर इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया और न ही अदम एतमाद का सामना किया, बल्कि इनकी जमात के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ने सियासी बहरान भी पैदा कर दिया। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि इमरान नियाज़ी ने नाम नेहाद तब्दीली के नाम पर अवाम को धोखा दिया और खैबर पख्तूनख्वा में अपने पार्टी के 9 साला दौरे हुकूमत के बावजूद अवाम की बेहतरी के लिए काम करने में नाकाम रहे। देर अपर खग्राम में बरकी फीडर समेत बिजली के मंसूबों का इफ्तिताह करने के बाद अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि इमरान नियाज़ी ने मुल्की मईशत, समाजी अख्तार को तबाह कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने मसाइल के हल के लिए अब मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन की जानिब से इमरान खान को इतने बड़े तहाइफ इज्जत और दोस्ती की मजबूती के तौर पर दिए गए, लेकिन उन्होंने मालियाती फ़ायदे के लिए ये तहाइफ बेचकर मुल्क की बदनामी की। इमरान खान इंटरनेशनल चोर है, इंटरनेशनल चोर, नेशनल नहीं इंटरनेशनल चोर, जो हरम शरीफ की घड़ी चोरी करता है और उसको तोहफे में मिलता है और उसको चोरी और बाजार में बेच देता है। उसने कौन सी चीज चोरी नहीं की? उसने अपनी सियासत झूठ से शुरू की। वही 2 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर और किस किस चीज से उसने सियासत शुरू की। आप उसकी फॉरेन फंडिंग कैसे देंगे? कहां से उसने इजराइल से, भारत से पैसे लेकर पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पिलाने के लिए काम किया, अपने इदारों को तबाह करने के लिए काम किया, उसका एजेंट बनकर यहाँ रहा और पाकिस्तान में न माशी इस्तेकाम चाहता है। मैं तो कहता हूँ एक तरफ दहशतगर्दी और दूसरी तरफ इमरान भी सबसे बड़ा दहशतगर्द है, माशी दहशतगर्द। जब भी पाकिस्तान को कुछ मिला है वो नवाज शरीफ की दौर में मिला है, उसकी क़यादत में मिला है। अगर माशी इस्तेकाम मिला है, एटमी ताकत मिला है, पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है तो उसकी दौर में। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क के अवाम के लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान पाकिस्तान का हमदर्द नहीं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा कि दुनिया भर में इस वक्त महंगाई का तूफान बरपा है। अवाम के रिलीफ के लिए सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए की सब्सिडी दी, जो हुकूमत अपनी जेब से भर रही है। सिंध में आटा 65 रुपए फी किलो फराहम किया जा रहा है और रोजाना 5.25 लाख खानदानों को 65 रुपए फी किलो के हिसाब से 10 किलो आटे का थैला फराहम किया जा रहा है। शर्जील मेमन ने कहा कि सोशल मीडिया पर सिंध की जेलों के मुताल्लिक झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं। अफगान बच्चे किसी भी जेल में कैद नहीं हैं। 129 अफगान खवातीन जेलों में कैद हैं। कानून के मुताबिक कम उम्र बच्चों को जेल में वालिदा के पास रखा जाता है। रासिन भारती वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीरा बेन मोदी 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। उनकी आखिरी रसूमात गांधी नगर में अदा कर दी गईं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि दुनिया में माँ को खोने से ज्यादा कोई बड़ा दुख नहीं है। मुमताज़ अदीब, शायर, कॉलम निगार, दानिश्वर सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पहले शेरी मजमूए गुरेज़पा मौसमों की खुशबू की किताब की तकरीब पज़ीराई आर्ट्स काउंसिल कराची में हुई। तफसील मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन से जानिए। मुझे अब भी यहीं जीने यहीं मरने की ख्वाहिश है, इसी शहर जमीले खूबरू में सांस लेने और फ़ज़ा की खुशबुएं महसूस करने की तमन्ना है। शायरी मजमूए की किताब की तकरीब रुनुमाई के मौके पर खिताब करते हुए किताब के मुसन्निफ सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि उर्दू अदब अपने अंदर वसी गहराई रखता है, जबकि गालिब और इकबाल जैसे शायरों ने भी इसे जीनत बख्शी है। गुरेज़पा मौसमों की खुशबू मेरी शायरी मजमूए में छोटी सी काविश है। उन्होंने कहा कि अपने अशार के जरिए मोहब्बत, अमन और रवादारी को फ़रोग देने की कोशिश की है। कराची माशाल्लाह इल्मी हवाले से और अदबी हवाले से और सकाफ़ती हवाले से मैं देखता हूँ उसमें बड़ा तहर्रुक आ रहा है, बड़ी ज़िंदगी आ रही है
اور اللہ کرے کہ اس طرح کی تقاریب ہوتی رہیں اور لوگوں کی کیتھارسس ہوتی رہے، لوگ علم و ادب کی تقریبات میں جائیں، تفریحات میں جائیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف مصنفین محمود شام، فاطمہ حسن، ناصرہ زبیری، عشرت معین اور دیگر مقررین نے کہا کہ سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کمال درجے میں کیا ہے اور شاعری میں بھی اپنے جوہر احسن انداز میں دکھائیں گے۔ اس موقع پر عرفان صدیقی کے شعری مجموعے گریزپا موسموں کی خوشبو کی کتاب کی رونمائی کی گئی۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، سال 2022 میں سیلاب اور قدرتی آفات کے نتیجے میں 5000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں سیلاب، زلزلہ، سائیکلون اور خشک سالی نے تباہی مچائی ہے۔ رپورٹ رہے ہیں وقار حیدر۔ 2015 سے 2022 یہ 8 سال کرۂ ارض کے گرم ترین سالوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان سالوں میں دنیا کے کئی علاقے ہیٹ ویو، پانی کی کمی اور غذائی قلت کا شکار ہوئے۔ موسمیاتی تبدیلی نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں تباہی مچا دی۔ دہائی کے بدترین سیلاب سے پاکستان دوچار ہوا۔ مارچ میں ہونے والی مونسون بارشوں کی وجہ سے شدید سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے بعد اگست میں قومی ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا تھا۔ ملک کا تقریباً 1/3 حصہ پانی میں ڈوب گیا تھا۔ 3 کروڑ سے زائد افراد سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہوئے۔ قدرتی آفات کے باعث دنیا کے کئی ممالک میں سینکڑوں افراد جان سے گئے۔ سال 2022 میں پاکستان میں تقریباً 1739 افراد سیلاب کے باعث جان سے گئے۔ افغانستان میں زلزلے کے باعث 1036 افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ 182 افراد سیلاب کی نظر ہوئے۔ نائجیریا میں آنے والے سیلاب میں 612 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اپریل میں جنوبی افریقہ میں سیلاب نے 461 افراد کی جان لے لی۔ انڈونیشیا میں زلزلے کے باعث 334 ہلاکتیں ہوئیں۔ اسی طرح فلپائن میں سائیکلون طوفان کی وجہ سے 214 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ برازیل میں بھی سیلاب کے باعث 233 اموات ہوئیں۔ افریقی ملک یوگانڈا میں خشک سالی کے باعث 200 افراد جاں بحق ہوئے۔ جون سے ستمبر کے دوران بھارت میں سیلاب سے 192 افراد ہلاک ہوئے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، سال 2022 اپنے ساتھ بہت سی یادیں سمیٹ کر رخصت ہو رہا ہے۔ اس سال کئی اہم شخصیات دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ تفصیل وردہ سلیم سے جانیے۔ والا سال اپنے دامن میں ڈھیروں خوشیاں لے کر آئے اور رخصت ہونے والا سال غم اور پریشانیاں اپنے ساتھ لے جائے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، افغانستان میں اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے رابطہ کار رمیز الکبروف نے نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے سربراہ مارٹن گرفتھ جلد کابل کا دورہ کریں گے۔ رمیز الکبروف کا کہنا ہے کہ فلاحی تنظیموں میں خواتین کے کام کرنے پر پابندی کے فیصلے سے افغانستان میں امدادی سرگرمیوں کو شدید دھچکا لگا ہے اور ان کی کوشش ہے کہ طالبان قیادت کو فیصلہ واپس لینے پر قائل کیا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ افغان عبوری وزیر صحت سے اس سلسلے میں بات چیت کامیاب رہی ہے اور صحت کے شعبے میں خواتین کو کام کرنے کی آزادی سے متعلق معاہدے کا بھی امکان ہے، جبکہ دیگر وزارتوں سے بھی گفت و شنید جاری ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قصے جو کبھی بیان نہ ہوئے،
ثقافتیں جو کبھی عام نہ ہوئیں، کوہ و دشت میں چھپی دلچسپ داستانیں کی ہے جن کی پرورش رازداں فضاؤں نے۔ میں ہوں عرفان ملک اور میں لے کر جاؤں گا آپ کو ایک ایسے سفر پہ جہاں ملیں گی انکہی داستانیں، تاریخ کے رنگ دل فریب رہن سہن۔ سفر کریں گے ہم برف زاروں سے نیلگوں پانیوں تک اور دکھائیں گے ایسے مقامات جو ہیں وطن کی پہچان، پہچان پاکستان۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں عارضی طور پر مقیم بھارتی شہریوں کو نام نہاد اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دے کر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ شمالی کوریا میں کورونا کی صورتحال کیا ہے اور جنوبی کوریا پر وبا کے پھیلاؤ کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اس کی ذمہ داری افغانستان کے اندر کس پر عائد کی جا سکتی ہے جو آج افغانستان کے حالات ہیں؟ آپ کی ٹیم اور آپ داد کے مستحق ہے کہ آپ نے پورا جو مسئلہ ہے اس کی آپ 1-2 منٹ میں اس کا احاطہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے انداز سے کیا۔ نینسی پیلوسی نے اس وزٹ سے جو ہے نا ایسٹ ایشیا کے اندر ایک نئی قسم کی جو ہے جنگ ڈال دی۔ جو لوگ HIV پازیٹیو آ جاتے ہیں تو اس کے لیے علاج موجود ہے اور جو علاج ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ جو انگلش کرکٹ ٹیم ہے یہ یہاں پر ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے موجود ہے۔ کتنا تاریخی لمحہ ہے یہ خاص طور پر کرکٹ فینس کے لیے؟ بریک کے بعد پروگرام میں کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ گلگت بلتستان، کشمیر اور گرد و نواح میں چند مقامات پر مزید ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ طویل خشک موسم کے بعد گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ برف باری نے جہاں سردی کی شدت میں اضافہ کیا ہے، وہاں لوگوں کے جوش و خروش میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ برف باری سے لوگوں کے روزمرہ کے معمولات بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اور گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مقامی لوگوں اور سیاحوں کی آمد و رفت کے لیے سڑکوں کی ہر قسم کے لیے ٹریفک کو بحال کر دیا ہے۔ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق مری روڈ کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ سیاح بآسانی مری اور ایبٹ آباد سے گلیات آ سکتے ہیں۔ ادھر مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ سیاحتی مقامات شیوگران میں 8 انچ، کاغان میں 4 انچ جبکہ ناران میں 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے۔ شاہراہ کاغان پر مقامی لوگوں اور سیاحوں کے لیے ٹریفک کی آمد و رفت بحال رکھنے کے لیے کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی مشینیں برف صاف کرنے اور سیاحوں کی مدد کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ بارش اور برف باری سے جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے تو وہیں وادی کاغان اور وادی کنش کی کئی رابطہ سڑکیں بھی بند ہو گئی ہیں اور بجلی کا نظام بھی متاثر ہوا ہے۔ جبکہ ملک کے میدانی علاقوں میں بارش کے فوار اور پہاڑوں پر برف کے گالے گرنے سے ایک طرف سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے تو دوسری جانب دلکش مناظر نے دیکھنے والوں کے دل موہ لیے ہیں۔ تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ کچھ روز سے جاری ٹھنڈی ہواؤں نے سردی کی آمد کا پتہ تو دے دیا تھا، لیکن دور دور تک ہلکی بارش اور برف باری نے مناظر بدل کر رکھ دیے۔ ملک کے میدانی علاقوں میں دور دور تک بارش کی پھوار نے موسم سرد کر دیا، لیکن اس کے نتیجے میں دھند اور اسموگ کی تہ چھٹ گئی۔ میدانی علاقوں میں ہلکی بارش نے خشک سردی کا خاتمہ کیا۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری نے تفریحی مقامات کی وادیوں میں سیاحوں کے میلے لگا دیے۔
बच्चों समेत हर उम्र के अफराद आसमान से गिरते हुए बर्फ के गानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में मौसम में ये तब्दीली जो कि हर साल मामूल के मुताबिक होती है, इसलिए मौसम की शिद्दत से निपटने के लिए इन इलाकों के मकीन खुराक, ईंधन और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का क़ब्ल अज़ वक्त इंतज़ामात कर लेते हैं। इसलिए बर्फानी मौसम इनके लिए ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं करता। मैदानी इलाकों में सर्दी कदरे कम पड़ती है, लेकिन यहाँ के आवाम की ज़रूरियात ज़्यादा होने की वजह से इन्हें मसाइल भी ज़्यादा दरपेश रहते हैं। मैदानी इलाकों में बारिश या अबर आलूद मौसम के दौरान सूरज भी अक्सर औकात बादलों की ओट से झांकता नजर आता है, जिसकी तमाज़त से लोग कदरे सुकून और इत्मीनान महसूस करते हैं। नाज़रीन, मुल्क के मैदानी इलाकों में क्या इस वक्त सूरत हाल, इस हवाले से आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। बारिश की फवार है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ के गाले हैं। एक तरफ सर्दी की शिद्दत में नाज़िया इजाफा हो गया है, तो दूसरी जानिब मनासिब भी बड़े दिलकश हैं और सयाह बड़ी तादाद में जो है वो इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से इंतजामात भी किए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासर ना हो। बिल्कुल, और काशिफ इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम बात होती है वो होती है कि आपने एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है, खासतौर पर वो लोग जो ड्राइव कर रहे होते हैं, क्योंकि सड़कें इस वक्त बारिश की वजह से भीगी होती हैं, थोड़ी सी स्लिपरी होती हैं, और जिन इलाकों में बर्फबारी है वहाँ पर भी थोड़ा सा कंजस्टेड होती है ट्रैफिक, तो वहाँ पर इस हवाले से बहुत एहतियात करना जरूरी होती है। और नारान कागान के लोग बड़ी तादाद में रुख कर रहे होते हैं, और वहाँ पर भी खबर यह है कि 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। और एमएल खान साहब हैं, चेयरमैन हैं कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं सयाहों के लिए, सड़कों पर क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं। एमएल खान साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके बारे में जिस तरह से जी कागान में इस वक्त, नारान कागान में 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है और सयाह भी बड़ी तादाद में रुख कर रहे हैं, आपसे ही जान लेते हैं कि वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है। अभी जी कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की मशीनरी जो है फुली डिप्लॉयड है, और हमने रास्ता इस वक्त पुलुद्रा तक खोला हुआ है, और हम सयाहों को ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर वो आगे जाना चाहते हैं तो फिर वो जरूर चेन लगा के जाएं, अदरवाइज हमारा अमला मौजूद है डिफरेंट स्पॉट्स पे। लेकिन मैं मशवरा ये दूंगा कि इस वक्त बहुत प्यारे मनाजर हैं शुगरान पे, और शुगरान को भी रुख किया जाए इनका। इसके साथ साथ नारान में अगर वो आना चाहते हैं तो हम एडवाइस करेंगे ओनली कि डे ट्रिप के लिए विजिट करें, चूंकि सड़क पे बहुत ज्यादा स्लीट है, आइस है जो कि मेल्ट नहीं हुई है, और उससे स्किड का खतरा है। तो मेरा तो मशवरा होगा कि बहुत एहतियात से आएं, और हमारा अमला मौजूद है, सारे स्टेशन पे मौजूद है अमला। बिल्कुल सही। अच्छा इमरान खान साहब, सयाहों की आमद और रफ्त का आपने तज़किरा किया, यकीनन बड़ी तादाद में सयाह इन इलाकों का रुख करते हैं। इंतजामात क्या किए गए हैं वहाँ पर कि जो सयाह आ रहे हैं, एक तो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो, वो रवान दवा रह सके, दूसरा अगर कोई सयाह वहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या इंतजामात किए गए हैं? देखें जी, कागान तक तो सारे होटल्स भी ओपन कर दिए गए हैं। ये पहली मर्तबा है पाकिस्तान के इस एरिया की वादी की हिस्ट्री में कि हमने होटल्स को ओपन रखा हुआ है, रोड हमने ओपन रखी हुई है। लेकिन चूंकि टेम्परेचर -12 कल रात को नारान में -12 था, तो वो मैं मशवरा दूंगा कि उसके लिए अगर आप इक्विप्ड ना हो तो फिर आप ये रिस्क ना लें, ओनली डे ट्रिप करके और फिर आप दोबारा मतलब आफ्टरनून में वापस कागान आ जाए। कागान होटल्स ओपन है, महांडरी ओपन है, शुगरान ओपन है, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एहतियात वाइल ड्राइविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली टर्न्स में जहाँ पे धूप नहीं लगती, तो वहाँ पे आइस के स्लीट बने हुए हैं और उसके स्किड का बड़ा खतरा है। सही। अहमद साहब, बड़े बेहतर तरीके से आपने सयाहों के लिए गाइडलाइंस दी हैं कि अगर आप आना चाह रहे हैं तो किन इलाकों का रुख कर सकते हैं, अगर आप डे ट्रिप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस भी हो जाती हैं, जिस तरह से बर्फानी तोदे का खतरा होता है। इस तरह की सिचुएशंस निपटने के लिए क्या इकदाम हैं? और साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही हैं, इतलात हैं कि बिजली का निज़ाम भी मुतासिर है, वादी कोनिश की जानिब जाने वाली जो राबता सड़कें हैं वो भी बंद हैं। जो बिजली का है, बिजली बिल्कुल बहाल है जी, पुलुद्रा तक बिल्कुल बिजली बहाल है। उसके आगे तो देखें 6 फुट तक स्नो है ना, तो वो तो आगे तो बिजली वाबडा जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देती है विंटर्स में नारान को। लेकिन कागान तक आपका पुलुद्रा एरिया, शुगरान, सारी बिजली भी बहाल है और रोड पे हमारी जगह जगह मशीनरी भी खड़ी है। और साथ बताता चलूं कि ये इन दिनों पे ये जो ग्लेशियर और इसका नहीं होता, कोई बर्फानी तोते का प्रॉब्लम नहीं होता, इन दिनों के कोई लैंडस्लाइड नहीं होती, वो आती है फरवरी मार्च में, तो अभी वो खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी भी मशीनरी खड़ी है, NHA की भी मशीनरी है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और पुलिस मोबाइल है,
पुलिस ने जबरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं, वो जगह जगह पे हैं और हिदायत भी दे रहे हैं और गाइडेंस सारी दे रहे हैं, जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको हिदायत मिल रही है और पुलिस जगह जगह पे जो है वादी में सारी जगह पे डिप्लॉयड है। बिल्कुल सही, टीम्स डिप्लॉय कर दी गई हैं। अच्छा इमल साहब, ये फरमाइएगा कि वो लोग जो अपनी गाड़ियों पर ट्रैवल कर रहे हैं इन एरियाज़ में, वो कहाँ तक अपनी गाड़ियों पर ट्रैवल कर सकते हैं बआसानी, और फिर वहाँ से आगे अगर वो नहीं जा पा रहे तो क्या उनको गाइड करने के लिए वहाँ पर कुछ ऐसी टीम्स भी हैं जो उनको आगे ले जाने में मदद कर सकें? देखिए, हमने तो अभी जो सयाहों को हम मशवरा दे रहे हैं कि आप आके कागान में स्टे करें और कागान से आप डे ट्रिप लोकल जीप्स लें। लोकल जीप्स के ड्राइवर एक्सपर्ट भी होते हैं, उनके साथ चेंज भी होती हैं और आप डे ट्रिप करें, जाके वहाँ पे आप स्नो बोर्डिंग करते हैं, स्कीइंग करते हैं, आप एडवेंचर फिरते हैं, टूरिज्म वो भी हो सकता है। साथ साथ जो है शुगरान के लिए भी सेम हमने किया हुआ है कि आप अपनी गाड़ियां पार्किंग में केडीए फैसिलिटेशन सेंटर में खड़ी करें और वहां से लोकल जीप का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो एक्सपर्ट ड्राइवर है पहाड़ी इलाकों में। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर होगा अगर सयाह इस चीज को ज्यादा वो करे, प्रेफरेंस दे कि अपनी गाड़ियां एक जगह पे केडीए फैसिलिटेशन सेंटर्स में खड़ी करके और लोकल जीप पे जाएंगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया इमल खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत तफसील से आपने आगाह किया हमारे नाज़रीन को और वो सयाह जो इन एरियाज़ का रुख करना चाहते हैं। आप चेयरमैन हैं कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के, आपका बहुत शुक्रिया। सही, और जिस तरह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो बीमारियां भी जोर पकड़ने लगती हैं। खुश्क सर्दी के बाद जो है वो नज़ला जुकाम सांस की बीमारियां होती हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमें डॉक्टर असलम चौधरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर असलम चौधरी साहब, PTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कल की बारिश के बाद खुश्क सर्दी में कमी तो हो गई है, लेकिन नज़ला जुकाम और सांस की बीमारियों का जोर भी बरकरार है। ऐसे में क्या एहतियात लाजिम है और खुराक के हवाले से किन अशिया का इस्तेमाल जरूरी है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जैसे कल की बारिश जो है इसके साथ ये वक्ती तौर पे ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि पहले बहुत ही ड्राई सर्दी थी, लेकिन इसके बावजूद इस सर्दी में बहुत ही ख्याल रखने की जरूरत है। और स्पेशली जो एक्सट्रीम एज के लोग हैं, जैसे बहुत बूढ़े लोग हों या बच्चे हों या जिनको दूसरी बीमारियां हैं, उनको तो इन दिनों में बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के अंदर ना वायरल इन्फेक्शन भी ज्यादा हो जाती है। और ये जो वायरल इन्फेक्शन है, और क्योंकि सर्दियों में लोग बड़े जुड़ के बैठते हैं अंदर अंदर, तो उससे एक से फिर दूसरे से तीसरे में वो वायरल इन्फेक्शन ज्यादा फैलती है सर्दियों में। तो इससे जो एहतियात वाली बात है वो तो उसमें ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उसमें ये होगा कि अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखें। जैसे सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं, अगर वो पानी बहुत कम पिएंगे तो उससे भी उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाती है और जो आम वायरसेस और बैक्टीरिया जो नॉर्मल होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, वो फिर वहाँ पे स्टिक होके वो इन्फेक्शन कर देते हैं। तो एक तो ये कि बेशक सर्दी हो, लेकिन आप अपना मिनिमम जो लेवल है वो अपना पानी का इस्तेमाल करें, गर्म मशरूबात ज़्यादा लें, बच्चों को शहद वगैरह जो है वो इस्तेमाल करवाएं। और एक जो बहुत ही ज़रूरी बात है वो ये है कि जब हीटर का इस्तेमाल करें तो एक तो ये कम से कम इस्तेमाल करें, और जब करना हो तो उस वक्त पानी ज़रूर रखें उसके आगे, ताकि ह्यूमिडिटी जो है ना वो कमरे की कम ना हो। ये जो ज़्यादा मसला है, लोग कुछ ये समझते हैं जी हमने हीटर लगा लिया तो सर्दी का बंदोबस्त कर लिया, उसके बावजूद क्यों खांसी हो रही है, क्यों नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। तो हीटर लगाने से जब हवा में नमी का तनासब कम हो जाता है तो उससे भी इरिटेशन होती है और फिर इन्फेक्शन होती है। बिल्कुल सही, एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि चीन में हमने जब से कोरोना की नई लहर के बारे में सुना है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला हैं। गो कि महकमा सेहत का ये कहना है कि हालात पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जो अगर ज़ाहिर होती हैं तो ये खदशा हो सकता है कि कोरोना में मुब्तला हो जाए कोई फ़र्द और फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो मौसम है उसमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये तो आम है। नहीं जी, ये आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट उठाया है। इसमें जो है उस एक ख्याल रखने वाली बात है कि ये जो अब कोरोना की नई वैरायटी है BXS, उसके लिए उसके सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी उसमें खांसी भी कम होती है, बुखार भी कम होता है, सिर्फ उसमें एक हेडेक होता है। और दूसरा ये कि उसका जो है ना वो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं आ रहा। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक है, अल्लाह का शुक्र है कभी यहाँ पे वो ज़्यादा डिजीज नहीं है। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम अपनी सारी एहतियाती तदाबीर जो है ना उनको हम इस्तेमाल करें। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि मास्क का इस्तेमाल स्पेशली जब भी कंजस्टेड जगहों में जाएं, ताकि मास्क के इस्तेमाल के साथ हम इसको कम कर सकते हैं।
باقی اپنے ہاتھ زیادہ سے زیادہ دھوئیں، جو ایک ڈسٹینس ہے اس کو برقرار رکھیں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو امپروو کر کے رکھیں، کیونکہ کورونا سے بچنے کا جو ایک ہی اس کا حل ہے وہ یہ کہ جتنی زیادہ ہم احتیاط کر سکیں اور اس کو ہم جو ہے نا اس کے ہم سفر نہ کریں۔ باقی یہ ورائٹی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، پاکستان میں تو اس کا کوئی زیادہ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ جو ورائٹی ہے یہ کافی ڈینجرس ہے، اس لیے اس میں ہمیں اپنی احتیاطی تدابیر کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے پہلے پاکستانی قوم نے بڑا ہی باشعور قسم کا مظاہرہ کیا کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو ہے نا ہم نے کورونا کو شکست دی، لیکن اب ہمارے لوگ جو ہے وہ بہت ڈھیلے ہو گئے ہیں اور اب وہ سمجھتے ہیں جیسے کورونا ختم ہو گیا ہے اور احتیاطی تدابیر اب لوگ اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرا میسج آپ کے تھرو اس میں یہی ہوگا کہ جی بالکل اپنی احتیاط نہ چھوڑیں۔ نئی لہر جو ہے وہ دنیا میں آئی ہوئی ہے، پہلے بھی باہر سے ہی یہ وائرس یہاں پہ امپورٹ ہوا تھا، اب بھی ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا زیادہ سپریڈ نہیں ہوگا اور ہم محفوظ رہیں گے۔ احتیاط لازم ہے، احتیاطی تدابیر اپنائیں، خود بھی محفوظ رہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اسلم چودھری صاحب، ENT اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس پر تفصیل سے بات کر رہے تھے۔ رخ کریں